Hello everyone, how are you all? This is Shruti Goyal from SRM classes. Now, let's continue with the next topic of balance of payment, that is capital account. Let's read on the screen. What do you understand by the definition of capital account? Capital account means it records all the transactions between residents of a country and rest of the world which cause a change in assets and liabilities of residents of country or its government. क्लियर टू यू ऑल? यस. कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा. क्या रिकॉर्ड करती है कैपिटल अकाउंट? क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल द ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं किसके बीच में? जो रेजिडेंट्स होते हैं हमारे कंट्री के, जैसे कि हम देशवासी हम लोग, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाहर देश के जो लोग हैं या उनसे जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, या तो रेजिडेंट्स की या फिर आपकी गवर्नमेंट की. जिससे क्या होता है? चेंजेस होते हैं किसमें? एसेट्स और लायबिलिटीज में. क्योंकि कैपिटल अकाउंट कंसीडर किसको करता है? आपकी कैपिटल अकाउंट को. ये आप सबको पता ही है, हमने पढ़ा ही है, अब तक पढ़ ही रहे हैं. तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज में? देखते हैं. एसेट्स मींस इन्वेस्टमेंट्स टू और फ्रॉम अब्रॉड, राइट. और लायबिलिटीज, ठीक है, बोरिंग्स लेना या बोरिंग्स देना, यानी कि जिसको हम लेंडिंग टू अब्रॉड बोल सकते हैं. क्लियर है? नाउ लेट्स कम बैक ऑन द बोर्ड. कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट करंट अकाउंट एंड अब्सॉर्ब सरप्लस. क्या मतलब है इसका? देखो, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि अगर हमारा करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया है वो नेगेटिव में है, डेफिसिट में है, दैट इज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि लॉस में है करंट अकाउंट, तो क्या करता है? तो करंट कैपिटल अकाउंट से हम हेल्प लेते हैं, वो उसको ओवरकम करता है. देन अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, फायदे में है, तो वो कैपिटल अकाउंट क्या करता है? सारा सरप्लस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. क्लियर है? Now, this is the structure of statement of BOP as we have already discussed it in the previous lecture. But here we have to understand that debit side we already know that it is outflows, and credit side we consider inflows of currency, right? Now let's see. डेबिट साइड में आउटफ्लोज में क्या आता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या मतलब है? आपने पहले ही डिस्कस कर लिया होता है. इंपोर्ट मतलब गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं. अब गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं तो आउटफ्लो हुआ, पैसे गए. एक्सपोर्ट हुआ, गुड्स गए, यानी कि बाहर हमारे गुड्स गए, तो उसके मतलब में इनफ्लोज आए. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्रेडिट साइड इनफ्लोज हो गया. सेम एज विद द केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि पैसा आउटफ्लो बाहर गया. सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई, यानी कि पैसा इनफ्लो आया. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, बाहर पेमेंट कर रहे हैं एक तरफा, या अब्रॉड से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आए हैं तो इनफ्लोज. नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट एंड रेंटल पेमेंट टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, डेबिट एंड क्रेडिट रिस्पेक्टिवली. ये सब तो आपको क्लियर था. तो ये क्या था? गुड्स की अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो ये क्या आता है? पूरा यहां से यहां तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स. तो ये आता है विजिबल गुड्स का, विजिबल आइटम्स का हमने पढ़ा था, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट. और इसको हम शॉर्ट में, सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है. पढ़ा था ना हमने, इसको पूरे को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किस में आती है? आपकी इनविजिबल आइटम्स में. सी, ये जो दिख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील इट. ये देन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये अलग हो गया. और अदर्स में आ गया आपके इंटरेस्ट एंड रेंटल पेमेंट्स एंड इनकम्स. क्लियर है? तो ये सारा, जब ये सारी चीजें, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम, एंड रेंटल एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड इनकम, ये सब चीजें अगर आपकी जब इकट्ठा हम कंसिडर करते हैं, किसमें आती है? ये करंट अकाउंट में आती है. हमने पहले भी पढ़ा था. क्लियर है? अब क्या होता है, अगर इन सब चीजों को मिला करके, मतलब अगर जो हमारा एक्सपोर्ट साइड है, इन सब का टोटल, ठीक है, और इन सब का टोटल हम जब करते हैं, करंट अकाउंट चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है, तो अगर आपका डेबिट साइड इन सब का जो मिलाया, यानी कि डेबिट जो हुआ, आउटफ्लो जो हुआ, वो ज्यादा है आपके क्रेडिट साइड्स के टोटल से, ठीक है, यानी कि इनफ्लो से, तब क्या हो गया आपका? कैड, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट. अब करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, नुकसान में गया, तो वो नुकसान कहां से फाइनेंस होगा? पढ़ा है हमने, कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट करंट अकाउंट. तो वो कहां से आपका फाइनेंस होगा? वो कैपिटल अकाउंट से फाइनेंस होगा. क्लियर है? कैसे होगा देखते हैं. हम क्या करेंगे? या तो बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से बोरिंग्स लेंगे, ठीक है. अब बोरिंग्स हमने अब्रॉड से लिए तो हमारी क्या होगी? लायबिलिटी रेज होगी, चेंज आया ना. और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, या फिर बाहर से क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट हो सकती है. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, अभी यहाँ सीखेंगे. और तीसरा क्या हो सकता है? विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब ये कैसे होता है विड्रॉल? आपको पता है RBI आपका जो लास्ट रिजॉर्ट, क्या बोलते हैं RBI को? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट. तो इसके पास सारे क्या होते हैं? हमारे फॉरेन एक्सचेंज
रिजर्व्स। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, हम यहाँ से बोरिंग्स नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं ले पा रहे बाहर से, तब क्या होता है, फिर आरबीआई से हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या करने पड़ते हैं, विड्रॉ करने पड़ते हैं, क्योंकि सारा रिजर्व इनके पास होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के, तो वहां से वो विड्रॉ करते हैं। तो इसको फाइनेंस करने के लिए करंट अकाउंट को हमें वहां से रिजर्व लेने पड़ते हैं, विड्रॉ करने पड़ते हैं, इसलिए वो भी यहाँ आ जाता है आपके इनफ्लोज में। ठीक है, इनफ्लोज में क्यों? क्योंकि हमने पैसा लिया है, तो करेंसी फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास आई है, हमें हेल्प कर रही है करंट अकाउंट को, डेफिसिट करंट अकाउंट को फाइनेंस करने में। ठीक है, तो वो इनफ्लो हो जाएगा हमारे इधर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बीओपी में। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट सी, अब देखते हैं, अगर अब बात आती है, अगर हमारा सरप्लस होता है करंट अकाउंट में, जैसे कि आपके इनफ्लोज का टोटल, करंट अकाउंट के इनफ्लोज का टोटल ज्यादा है किससे? करंट अकाउंट के आउटफ्लोज के टोटल से, तो सरप्लस हो गया, तो वो कहां अब्सॉर्ब हो जाएगा? आपके कैपिटल अकाउंट। हम क्या करते हैं, अगर सरप्लस है तो क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग टू अब्रॉड, यानी कि बाहर देश में हम लेंड कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ऐसे अब्सॉर्ब हो जाएगा, या फिर उस एक्स्ट्रा पैसे का क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, बाहर देशों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके से होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफआईआई। देखो, एफडीआई का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके नाम से ही पता लग रहा है, बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल भी है। चाहे हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग कुछ भी लिया बाहर हमने, उस पर पूरा अपना कंट्रोल होगा, पूरी ओनरशिप होगी, हम उसमें चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस पर पूरा पूरा कंट्रोल हमारा है। क्लियर है? नेक्स्ट होती है एफआईआई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बाहर हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज बाहर की कंट्री में कोई कंपनी है, वहां पे हमने कुछ शेयर्स ले लिए, तो क्या हम उस कंपनी के साथ पूरी तरह से छेड़खानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने सिर्फ पार्ट ऑफ, यानी कि परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीदे हैं, ओनरशिप जरूर है, बट हम उस कंपनी को होल्ड नहीं करते, थोड़े से ओनरशिप राइट होल्ड करते हैं। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सरप्लस बच जाता है तो हम एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि हम वापस से आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे सकते हैं। क्लियर है? वहां पे ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये आपका अब तो वो भी आउटफ्लो हो गया ना, हमारे पास से तो, सरकार के पास से तो गया ना आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर के लिए, बाहर की करेंसी के लिए। ठीक है, तो वो रिजर्व हो गया, तो इसको बोलते हैं आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये जो आप पढ़ते हो ना, और हाँ, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज होते हैं वो पढ़ते हो आप, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऑफिशियल रिजर्व किसको बोलते हैं? वो इन्हीं को बोलते हैं। क्लियर हो गया? और क्या पढ़ने वाला है इसमें? अभी हमने पढ़ ही लिया है कि करंट अकाउंट क्या हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, तो हम उसको करंट अकाउंट बैलेंस बोलते हैं, सरप्लस होता है तो करंट अकाउंट सरप्लस बोल सकते हैं, और अगर डेफिसिट होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बोल सकते हैं। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट नोट और है आपके लिए, इफ ट्रांजेक्शन डन बाय रेजिडेंट्स, अगर नॉर्मल रेजिडेंट्स यानी कि हमारे देश के लोग करते हैं ट्रांजेक्शन ये वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट ट्रांजेक्शन। क्लियर है? और अगर इट इज डन बाय गवर्नमेंट, अगर सरकार करती है कुछ ट्रांजेक्शन बाहर के साथ, ये वाली बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो उसको हम ऑफिशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? होपफुली के बाद टॉपिक खत्म होने के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर हो चुका है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड एसआरएम क्लासेस की तरफ से थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।